अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम इस कंप्लीट सीरीज़ को बनाने के लिए ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं। आप जानते हैं क्योंकि वो एक ही बुक पूरे कोर्स को कवर करती है और उसमें एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चंस भी अच्छे से कवर किए गए हैं। हम लोग चैप्टर 16 देख रहे हैं जो कि अलजबरा को कंटिन्यू कर रहा है और इसी सिलसिले में आज 16.8 देखेंगे जो कि सीक्वेंसेस को टच करेगा। इसके लिए अगर आपको रिवाइज़ करना है तो 5.7 एक्सरसाइज की वीडियो बनी हुई है। 5.7 में सीक्वेंस की इनिशियल अंडरस्टैंडिंग जो है वो दी गई है। तो आप अगर बिल्कुल ही आपको याद नहीं आ रहा कि क्या था सीक्वेंसेस तो आप 5.7 से शुरू कर सकते हैं। बस ये ज़रूर मैं आपको रिमाइंडर दे सकता हूँ, फ़िलहाल यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि अगर टर्म्स होती हैं एक और फॉर एग्ज़ाम्पल पहली 3 है, दूसरी 6 है, तीसरी 9 है और फिर 12 है, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स हैं। टर्म का नंबर 1 2 3 4 ये टर्म का नंबर कहलाता है और हमें मालूम करना है कि आखिरी टर्म या कोई भी टर्म अगर हम मालूम करना चाहें तो उसको हम nth टर्म कहते हैं। तो nth टर्म मालूम करने के लिए वो nth टर्म कोई भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल थर्ड टर्म nth टर्म के फार्मूले से थर्ड टर्म निकालना चाहता हूँ where n is equals to 3। तो टर्म नंबर 3 का फार्मूला इसमें क्या होगा, हमें लग रहा है कि n इंटू 3 फार्मूला है। तो रख के देखते हैं कि टर्म नंबर 3 को इस फार्मूले में रखते हैं तो पता चला 9 आया। क्या थर्ड टर्म 9 है? यस, थर्ड टर्म 9 है। ये कैसे पता चला? आपको याद होगा कि हम जो है वो डिफरेंस मालूम करते हैं हर टर्म का। 3 6 9 12 आपस में वो डिफरेंस है वो 3 का है। तो इसका मतलब है कि जो भी n है उसको, यानी टर्म का नंबर 1 है तो वो 3 से मल्टीप्लाई होकर 3n हो रहा है। तो इसलिए 3n जो है वो हमारा फार्मूला है nth टर्म का इस केस में। अगर यही जो है वो 4 7 10 13 होता तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस जो आ रहा है वो 3 3 का ही आ रहा है। तो जब हमने 3n रखा फार्मूला nth टर्म का, nth टर्म इज इक्वल्स टू 3n और लेट्स सपोज मैं फोर्थ टर्म मालूम करना चाह रहा हूँ। फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 3n की जगह 4 लगाया तो वो तो 12 आ गया, जबकि तो 13 है। तो फिर हमको पता चल जाता है अब इसको देखते हुए कि डिफरेंस तो 3 3 का ही है, इसलिए कि तो टर्म में जो n है उससे मल्टीप्लाई तो 3 ही होगा। लेकिन शुरुआत 3 से नहीं हो रही तो पहली टर्म को देखते हुए हमने फैसला करते हैं, याद आया ना कुछ, कि इसमें जो है वो एक ऐड होगा 1, तो फिर ये आंसर सही हो जाएंगे हमारे सारे। ये इंटेलिजेंटली डिसाइड किया जाता है, इसका इतना बिल्कुल फिक्स फार्मूला नहीं है, हिंट्स हैं कि अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि n से किसको मल्टीप्लाई करना है। पहली टर्म देखेंगे, इस पे रख के तो देख लेंगे कि कितना और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी पूरा का पूरी सीरीज़ सही आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। तो अब ये सीक्वेंस जो है इसमें डिफरेंस पहले जो है वो 3 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, फिर 9 का है। तो डिफरेंसेस जो हैं बढ़ते हुए हैं, इंक्रीमेंटल हैं, लेकिन डिफरेंसेस का जो डिफरेंस है सेकंड लेवल पे वो बराबर है। तो हम कहते हैं कि ऐसी, इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये n स्क्वायर की सीक्वेंस है। पहली टर्म को रख के देख लिया कि पहली टर्म में फर्स्ट टर्म देखते हैं, 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, हाँ भाई सही आ रहा है। 2 तो सेकंड टर्म रख के देखते हैं, 2 का स्क्वायर किया 4, हाँ भाई सही आ रहा है, तो हमने सही बताया। और अगर ये पहली टर्म जो है वो होती 4, दूसरी टर्म होती 7, तीसरी टर्म होती 12, फिर होती 19, फिर होती 28। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना है इनमें, 3 का है, फिर 4 का है, फिर 3 का है, फिर 5 का है, फिर 7 का है, फिर 9 का है। तो देखें डिफरेंस बढ़ता हुआ है। डिफरेंसेस का डिफरेंस मालूम किया तो और दफ़ा 2 है, तो इसका मतलब ये टर्म तो ये स्क्वायर हैं,
एन स्क्वायर ही होगा फार्मूला। लेकिन एन स्क्वायर में, इस इक्वेशन में एन स्क्वायर में पहली टर्म रख के देखी तो वन वन ज़ा वन होता है, तो फोर हो रहा है। तो हमें लगता है कि इसमें तीन और जमा हो जाएगा तो शायद से ये आ जाएगा। तो करके देखते हैं। सेकंड टर्म टू टू द फोर, फोर प्लस थ्री सेवन आ रहा है, जो कि सही है हमारे हिसाब से। ये सब मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, सब हम कर चुके हैं। तो सिक्स 5.7 एक्सरसाइज में पूरा कम्प्रिहेंसिवली हमने इसको कवर किया है अच्छी तरह से। तो अगर अब भी आपको मुश्किल लग रहा है कि क्या बात हो रही है, तो बस फिर तो आपको वो एक्सरसाइज देख लेनी चाहिए। एक्सरसाइज 16.8, फाइंड द फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, फर्स्ट फोर टर्म्स। तो इसमें क्या मुश्किल है, nth टर्म का फार्मूला दिया हुआ है, n की जगह वन डालिए तो आप उस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू वन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, second term is equals to 2 square is equals to 4, third term is equals to 3 square is equals to 9, है ना। nth टर्म दी हुई है, फर्स्ट फोर मालूम करनी है, 1 4 9। फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। क्वेश्चन नंबर ए हो गया। फिर इसी तरह से हर फार्मूले में वन टू थ्री फोर डाल के देख लें। इसमें वन टू थ्री फोर डालें, सॉल्व करें, निकाल लें चार दफ़ा। अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बना के, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लेता हूँ मैं, तो फर्स्ट की जगह एन में जहाँ जहाँ होगा वन आ जाएगा, वन अपॉन टू, 0.5 कर लें या वन अपॉन टू कर लें। क्वेश्चन नंबर वन का एफ तो वो फ्रैक्शन में ही निकाल लें सारे। सेकंड टर्म देखें, वन अपॉन टू टू द फोर प्लस वन। ठीक है, बस जब आप वैल्यू पुट कर रहे होते हैं, वन नहीं है टू है, तो ना वैल्यू पुट करते वक्त ब्रैकेट लगाया करें। तो उससे क्या होता है कि वो याद रहता है अगली दफ़ा उसको सॉल्व करते वक्त कि ये चेंज करनी थी हमें। जैसे ही मैंने यहाँ पर वन लिख दिया गलती से, यानी कि वहाँ एन था, तो टू स्क्वायर प्लस वन, टू अपॉन फोर प्लस वन, टू अपॉन फाइव। ठीक है, और टू अपॉन फाइव ही है ना, टू टू ज़ फोर, फोर प्लस वन फाइव, जी टू अपॉन फाइव। अच्छा, इसमें ये मैं आपको वही बता दूं कि बुक के एडिशन में कुछ चेंज आता है, तो बाद वक़्त बाज़ आंसर्स मैच नहीं करते, क्योंकि आंसर चेंज करने में कुछ गलती हो रह जाती है। कुछ सवाल चेंज हो गए होते हैं, लेकिन आंसर चेंज करने में कुछ प्रॉब्लम रह गया होता है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। इतना इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसकी थर्ड टर्म जो है वो थ्री अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस वन, तो थ्री अपॉन टेन, वन अपॉन टू, टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन टेन। फोर्थ टर्म जो है वो फोर अपॉन फोर का स्क्वायर प्लस वन, विच इज़ इक्वल्स टू फोर अपॉन सेवनटीन। ठीक है, फोर फोर 16 होता है ना, तो फोर अपॉन सेवनटीन हो गया। तो ये जो है वो इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स जो है वो हमने निकाल दी। जो ये क्वेश्चन नंबर एफ का सॉल्यूशन पीछे दिया हुआ है, वहाँ पे एन नहीं है। यहाँ पे जो जिस क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया वो वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन को सॉल्व किया, ऊपर एन नहीं है उनके पास। नहीं होना चाहिए था, तभी आंसर वो आता है जो बुक में आया हुआ है। अगर वैसा आंसर आपका नहीं भी आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आपने सही किया, परेशान नहीं हो। ठीक है, आगे चलें, कोई और सवाल देखते हैं। तो इसमें मज़ीद मैं समझता हूँ कि कराने की ज़रूरत नहीं है। एन क्यूब है तो वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब, फोर क्यूब निकाल लें। थ्री एन है तो थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो इस तरह से चल जाएगा। एन क्यूब माइनस एन है तो वन क्यूब माइनस वन, तो पहली टर्म ज़ीरो आएगी, जो आंसर जे है उसका।
फिर 2 क्यूब जो है वो 8 है, 8 माइनस 2 6, दूसरी टर्म 6 आएगी, इस तरह से निकल आएगा। सो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम आई बिलीव। चूँकि वो पीछे से आप रस्टी होंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, वरना ज़रूरत नहीं थी। फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब आप खुद ही देखिए, इन्होंने सीक्वेंस बना के दे दी। ये देखें 1 2 3 4 ये टर्म नंबर है, इनटू 2 3 4 5। तो अब देखिए इसकी अगर आप, पहले तो मैं उसको इंटेलिजेंटली नहीं कर रहा बल्कि एक स्ट्रक्चरली करके देख रहा हूँ। तो 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 4 3 ज़ार 12, 4 5 ज़ार 20। ठीक है, तो एक तो ये लॉजिक हो सकती है कि हमने एक्चुअल नंबर्स निकाल लिए कि वो नंबर्स क्या हैं और इनका डिफरेंस निकाल लिया, 4 6 और 8। तो ये मल्टीप्लिकेटिव तो नहीं बढ़ रहा, इनका डिफरेंस भी बढ़ता हुआ है। इनका डिफरेंस सेकंड लेवल पे निकाल लेते हैं, इसमें 2 का इसमें 2 का, इसका मतलब है स्क्वायर टर्म्स। तो स्क्वायर टर्म का मतलब हो गया n की पावर 2 तो है इसमें। अब पहली टर्म जो है वो 2 है, तो अगर यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ तो इफ़ nth इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो फर्स्ट इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, तो ये 1 आ गया, जबकि पहली टर्म का क्या आंसर है 2। तो इसका मतलब है कि मैं इसमें कुछ ऐड करके देखूं या कुछ मल्टीप्लाई करके देखूं इसमें। अच्छा, दूसरी टर्म पे चेक करके देखते हैं। सेकंड टर्म आ रही है n स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, जबकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 6 है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। थर्ड टर्म जो है वो मेरी क्या है, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 12। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 और 3 12। तो जो टर्म चल रही है उतना ही डिफरेंस आ रहा है। ये मैंने इंटेलिजेंटली देख लिया कि पहली टर्म थी तो हमारा 1 आ रहा है, आना 2 चाहिए था। दूसरी टर्म थी हमारा 4 आ रहा है, आना 6 चाहिए था, 2 का डिफरेंस था। तीसरी टर्म थी हमारा 9 आ रहा है, आना 12 चाहिए था। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा n स्क्वायर। तो ठीक है, उसमें n और ऐड होना चाहिए, क्योंकि पहली टर्म में 1 ऐड हुआ, दूसरी टर्म में 2 ऐड हो गया, तीसरी टर्म में 3 ऐड हो गया, तो nth टर्म में n ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही होगा ये सवाल, और एक्सपीरियंस से आहिस्ता आहिस्ता आप देखते ही बता देंगे कि ये कौन सा, इसमें क्या नज़र आ रहा है देखते ही। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। तो n स्क्वायर प्लस n हमारी टर्म बनी। अब इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर दें, इन दोनों में से n कॉमन निकाल दें, n इंटू n प्लस 1 कर दें। तो बाल ये ज़रूरी नहीं है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बुक में चूँकि ऐसे दिया हुआ था तो इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया। अच्छा, अब दूसरी सीक्वेंस समझते हैं, दूसरी लॉजिक समझते हैं कि इस पे पहुंचने का एक तरीका ये था, ये भी था कि ये तो वो नंबर चल रहा है जो सीरीज़ का टर्म नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये तो n हो गया, हर दफ़ा वही है n, और n से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, पहली टर्म से 1 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी टर्म से 2 प्लस 1, तीसरी टर्म से 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, चौथी टर्म से 4 प्लस 1 हो रहा है। तो भी इस लॉजिक से भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। तो दोनों में से जो भी आपको इजी लग रही है आप उस लॉजिक से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। डजंट मैटर कि आप किस लॉजिक से पहुँचे, सीक्वेंस सही बतानी है बस आपको। अच्छा, दूसरी टर्म में तो इन्होंने इस तरह से तोड़ा ही नहीं, तोड़ के नहीं दिया, बल्कि खुद ही दे दिया। तो आप देखते हैं, पहले हम डिफरेंस, जो हमारा पुराना स्टाइल है, डिफरेंस मालूम करते हैं। 2 4 6 8, और डिफरेंस जो आप और करें तो डिफरेंस का डिफरेंस 2 2 2, तो स्क्वायर सीक्वेंस हो गई। वही पुराना स्टाइल हम करेंगे जी, स्क्वायर सीक्वेंस है तो n स्क्वायर होगा। पहला नंबर अगर पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर का आंसर 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 0 आ रहा है। सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म का आंसर 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 आ रहा है।
तो हमारे वैल्यूज में से एक माइनस होना चाहिए था, इसमें से टू माइनस होना चाहिए था। अब तीसरी टर्म देखते हैं तो थ्री थ्री ज़ा नाइन आ रहा है, जबकि है एक्चुअली सिक्स। तो इसमें से थ्री माइनस होना चाहिए था, तो वही पहली टर्म में से एक माइनस होना चाहिए था, दूसरी टर्म में से दो माइनस होना चाहिए था। तो एन स्क्वायर माइनस एन कर दिया हमने। और अगर इसको उनके स्टाइल से कर लें तो एन इंटू एन माइनस वन, एन कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है जी। तो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड इक्वेशन या सेकंड सीक्वेंस, सॉरी। सी देख लेते हैं। टू टू द फोर सिक्सटी नाइन, फोर फोर सिक्सटी फाइव, ट्वेंटी फाइव। यार ये तो देखते ही पता चल गया, सीधा सीधा है। बस पहला नंबर जो है वो वन वन ज़ा वन नहीं है, यानी वन की पावर टू नहीं है पहला नंबर। पहला नंबर जो है वो अगले नंबर की पावर है। तो ये कैसे निकाल बनाएंगे, कितना इसमें क्या मसला है कि फर्स्ट अगर हम एन स्क्वायर लेते तो फर्स्ट में जो है वो वन स्क्वायर आता विच इज़ वन, जबकि यहाँ पे तो ज़ीरो आ रहा है और यहाँ पे तो फोर आ रहा है। तो पहली टर्म जो है वो अगली टर्म का स्क्वायर है। तो बस में क्या प्रॉब्लम है, पहली टर्म जो है वो पहली टर्म में एक ऐड करके उसका स्क्वायर कर लो। यानी पहली टर्म जो है एन प्लस वन टू का स्क्वायर है, दूसरी टर्म जो है वो टू प्लस वन थ्री का स्क्वायर है। बिल्कुल सही बात है, बस ये इंटेलिजेंटली होगा ये। तो इसका फार्मूला हो गया एन प्लस वन का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। डी के अंदर जो है वो भी बहुत मुश्किल नहीं है, वही वही बन रहा है। डिफरेंस 6 10 18 दूनी 36, 18 में से माइनस किए 4, 14 और 18, और डिफरेंस का डिफरेंस चार चार का आ रहा है सेम, तो स्क्वायर टर्म हो गई। ठीक है, एन स्क्वायर पहली टर्म में अगर वन लिखा हमने, फर्स्ट टर्म होगी वन, जबकि यहाँ फर्स्ट टर्म टू है। ओके, एक ऐड करना पड़ेगा, ऐड हो गया मल्टीप्लाई हो गया, देखते हैं अभी। सेकंड टर्म जो है वो हमारी टू टू द फोर आना चाहिए था, यहाँ पे आ रही है एट। तो इसको जो है वो इसमें जो है वो चार ऐड हो रहा है। थर्ड टर्म जो है वो हमारी थ्री सी और नाइन आनी चाहिए थी, ये आ रही है एटीन। तो इसमें नाइन ऐड हो रहा है, देख रहे हैं आप। ये पहली टर्म में वन ऐड हो रहा है, दूसरी टर्म में चार ऐड हो रहा है, तीसरी टर्म में नाइन हो रहा है, तो चौथी टर्म में यकीनन 16 ऐड होगा, ऐसे ही कुछ लग रहा है मुझे। मतलब जो आंसर आएगा वो ऐड होगा, जो आंसर आ रहा है वही ऐड हो रहा है। तो आगे चलते हैं, चौथी टर्म है 32। तो फोर फोर द 16 है, जबकि ऐड आंसर 32 है, तो 16 ऐड हो रहा है। तो अब एन स्क्वायर पे तो हम ठीक पहुँचे, असल आंसर तक पहुँचने के लिए हर दफ़ा वही ऐड होगा जो आंसर है। तो इसको करने के, इसको लिखने के एक से ज़्यादा स्टाइल हैं। ये बात करने के कि मैं एन स्क्वायर करूँ पहली टर्म में, और उसमें पहली टर्म हो तो वही ऐड कर दूं जो आंसर आए। दूसरी टर्म होगी टू टू द फोर प्लस टू टू द फोर, तो ये दो दो दफ़ा ऐड होता जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन गया मेरी लॉजिक से। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका भी ये देख सकते हैं कि एक एन स्क्वायर और एक एन स्क्वायर, कितने एन स्क्वायर हो गए, टू एन स्क्वायर। यानी जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाई टू कर दें तो भी वही आ जाएगा। पहली टर्म का हमारा आंसर बना रहा है वन टू द टू आ गया, दूसरी टर्म में हमारा आंसर फोर आ रहा है, फोर टू ज़र एट आ गया, तीसरी टर्म में हमारा आंसर नाइन आ रहा है, नाइन टू ज़र 18 आ गया। तो अगर एडिटिवली देख लें तो भी हमें समझ में आ रहा है कि एक ही टर्म दो दफ़ा ऐड हो रही है। तो हमने एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किया, इन दोनों को ऐड किया तो वैसे ही टू एन आ गया हमारा, हम भी उसी नतीजे पे पहुँचे, टू एन स्क्वायर। और दूसरा तरीका ये था कि आप यहीं से सोच लेते कि पहली टर्म को एन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये अगेन जैसे मैंने कहा कि ये कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फार्मूला इसके अलावा नहीं है जो मैंने डिफरेंसेस से बताया ना, कि डिफरेंसेस से पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई करके निकलेगा या स्क्वायर की टर्म है या कौन सी टर्म है। उसके बाद थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा, और दिमाग प्रैक्टिस से चलेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई। कॉम्प्लिकेट यूँ हो गई कि देखें ऊपर भी एक सीक्वेंस चल रही है और बहुत आसान सीक्वेंस चलाई ऊपर उन्होंने,
तो ऊपर तो एन स्क्वायर की सीक्वेंस चल रही है, हमें नज़र ही आ रहा है, 1 1 2 2 4 6 9 4 4 16। नीचे 2 3 4 5 पहली टर्म में एक प्लस कर दिया बस उन्होंने, तो n+1 की टर्म चल रही है, नज़र आ रहा है हमें। पहली 1 है, उसकी जगह 2 आ गया। दूसरा 2 होनी चाहिए थी, उसकी जगह 3 आ गया। दूसरी फिर 3 होनी चाहिए थी, उसकी जगह 4 आ गया। तो n+1 की टर्म चल रही है, बस ये सीधा सीधा आ गया। f में क्या है जी, 3/4। अच्छा अब ये देखें, 3 का टेबल चल रहा है, 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12। तो ऊपर तो 3n चल रहा है, नीचे क्या क्या चल रहा है, 4 5 6 7 8। तो खाली n है और उसमें पहली टर्म में 4 ऐड हुआ है, यानी 3 ऐड हुआ है, 1+3। सो ये बज़ाहिर फ्रैक्शन में आ गया था सवाल, लेकिन आंसर जो है वो ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ये 5.7 जो हमने की थी उस वक्त हमें शायद वो सवाल ज़्यादा मुश्किल लग रहे थे बनस्बत ये आपको आसान लग रहे होंगे, मेरा ख्याल है। nth टर्म मालूम, अच्छा nth टर्म डी वी है, 2n² + 1। वहाँ पे तो हमें nth टर्म मालूम करना हो रही थी, अब यहाँ पे nth टर्म दी हुई है। फाइंड द थर्ड, सेवन्थ और 10th टर्म। अब ये तो आप खुद कर सकते हैं। बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि आप जो सवाल छुड़वाते हैं ना बस वही मुश्किल होता है। तो भाई इसमें क्या मुश्किल है, थर्ड टर्म में 2n की जगह 3 लिख के और इसको सॉल्व कर दो भाई, जो भी आंसर है लिख देना, 10th में 10 लिख देना। फाइंड n व्हेन द nth टर्म इज 33। अब ये उल्टा हो गया कि आंसर 33 है तो कौन सी टर्म होगी। तो ये तो थर्ड सेवन्थ और 10th टर्म तो निकालना सीख लिया आपने। अब देखें, कहना ये चाह रहे हैं कि सवाल वही है, उसका आंसर अगर 33 आए तो n क्या होगा। अब यहाँ पे अलजबरा यूज़ हुई, ये पूरी सीक्वेंस को आपको इसलिए दोबारा से रिवाइज करवाया कि इसमें अलजबरा कहाँ यूज़ हो सकती है, ये सिखाने के लिए कि ये वाले फार्मूले से जो nth टर्म निकली, यानी जो आंसर निकला वो 33 था, तो वो कौन सी भी टर्म थी जिसका आंसर 33 होगा तो अलजबरा से हो जाएगी। तो अब इसको इधर ले आइए, मसला ख़त्म। तो ये हो जाएगा 2n² - 32 इज इक्वल्स टू 0। डिवाइड, अब जो भी तरीका आप क्या कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करने कितने तरीक़ों से आती है, तो आप इसको जैसे चाहें सॉल्व कर लें। 2 कॉमन निकाल दें तो n² - 16 इज इक्वल्स टू 0। डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ख़त्म हो जाएगा 2, ये 0 से 2 डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। तो n² माइनस n² इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। n इज इक्वल्स टू √+- 16 होगा। तो n इज इक्वल्स टू 4 4 16 होता है, +- 4 होगा। तो अब +4 हो या -4 हो, दोनों में आंसर 16 यानी फोर्थ, +4 और -4 दोनों में आंसर 33 आता। लेकिन चूंकि टर्म है, पहली दूसरी तीसरी चौथी मूविंग फॉरवर्ड, तो फिर इसमें हम खाली 4 भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बाल मेरे हिसाब से +- 4 लिख देने में ज़रा आफियत है। फिर इधर 243 कर लें, ये पूरा मिटाएं। ठीक है, और इसको 243 कर दें। तो जहाँ प्रॉब्लम है उसको मैं देखता हूँ। 243 ये आगे नज़र आ जाएगा, 2n² - 242 हो जाएगा, +1 से इंटरेक्ट करके इज इक्वल्स टू 0। फिर 2 कॉमन निकाल दें तो n² माइनस 2 से डिवाइड ही कर देना, होल इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 121। आपको पता है 121 भी किसी का स्क्वायर है, आसान सवाल दिया ना। स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। तो 10 10 100, 11 11 121। तो n इज इक्वल्स टू 11, वैसे ही हमें पता चल गया। अच्छा अब देखिए, यही सवाल जो है वो दोबारा आ गया। 4 7 तो 100 टर्म मालूम करें, ये मालूम नहीं करा, इनकी जगह 100 लिख दीजिए आप। 2 n की n में जहाँ भी n है वहाँ 100 लिख दीजिए। फाइंड n व्हेन द n टर्म इज दिस, ये भी आसान सवाल है, इसका कोई एक कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। तो n² +
2n=288 अगर आ रहा है तो n क्या होगा, बस ये निकालना है। तो इसको इधर ले आएँ, n² + 2n - 288 = 0। ठीक है जी। अब इसको आप जैसे चाहें कर लें भाई, फैक्टराइज कर लें, इक्वेशन में डाल के कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, पर्सनली आप लोगों को अब तक अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो इक्वेशन को फैक्टराइज करना पसंद है, बीच वाली टर्म को तोड़ना। मेरे पास अपने शॉर्टकट्स हैं, वो मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब इसमें देखें, n² × 288 यानी 288 n² आ रहा है इन दो टर्म्स की वजह से, और बीच में जो है वो 2n आना चाहिए। तो दो ऐसी टर्म हो जिनका आपस में डिफरेंस 2 हो, तो अब उसके कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं 288 के फैक्टर्स देखूँ, 1 × 288। अब आप बड़े हो गए हैं, अगली क्लास में हैं माशाल्लाह, तो एक तरीका ये भी है, 288 को डिवाइड कर दूँ मैं 2 से, तो पता चला 2 × 144। फिर 288 को 3 से डिवाइड करूँ, जबकि मुझे पता है कि बीच में 2 चाहिए, यानी दो ऐसी टर्म आएंगी जिनका आपस में डिफरेंस 2 होगा। तो 2 × 144, 2 और 144 का डिफरेंस 2 नहीं है ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मैं आगे के नंबर से डिवाइड कर दूँ डायरेक्ट, 288 को मैं डिवाइड करता हूँ 14 से, नंबर डेसिमल में आ गया। 288 को डिवाइड करूँ मैं 12 से, नंबर 24 हो गया। अब 12 × 24, अगेन इनमें डबल का डिफरेंस है, और बड़ा नंबर देख लूँ, तो 288 को डिवाइड करूँ 16 से, 18 आ गया। 16 × 18, और इन दोनों में डिफरेंस 2 का है, हो गया सोल्यूशन। यहाँ से आगे मतलब ये मेरा पर्सनल सोल्यूशन है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। आप इसको चाहें तो -b ± √b² - 4ac/2a में डाल दीजिए, यहाँ से कर दीजिए। आप चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लीजिए। तो n² + 18 n - 16 n - 288, लो भाई, हो गया मसला। n कॉमन निकाला, 1 + 18, 1 नहीं, n + 18 -16 कॉमन निकाला, n + 18, तो n - 16 n + 18 = 0 चल रहा है, ये बात याद रखिएगा, ये मिस नहीं कर दीजिएगा। तो n = 16 है या n = -18 है। ठीक है जी। तो ज़ाहिर है हम nth टर्म की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो आंसर 16 होगा। तो इस तरह से हमने पूरी 16.8 कर ली। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आप शाबाश तो कंप्लीट कीजिए। जब तक हम अगली एक्सरसाइज की वीडियो बनाते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।